चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैम्ब्रिज क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ हम सब क्लास 9th में बल एवं बल गति के नियम जो तीसरा चैप्टर पढ़ना है ना, उसका फर्स्ट 2 क्लास हम ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, उसमें हमने बल की परिभाषा बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं। यहाँ आज की क्लास में स्पेशल चर्च करने वाले हैं गैलीलियो के नियम और न्यूटन गति के नियम। देखिए, गैलीलियो साहब एक वैज्ञानिक है। ठीक है, बेसिकली चीज तो हम आपको शुरू से ही सब कुछ बताते चलेंगे। इनके द्वारा, गैलीलियो के द्वारा एक निष्कर्ष निकाला गया। एक निष्कर्ष, गैलीलियो के द्वारा एक निष्कर्ष निकाला गया क्या, कि यह जो कहते हैं ना, किसी वस्तु के गति के बारे में कहते हैं क्या, कि अगर कोई वस्तु गतिशील की अवस्था में है तो वह हमेशा गतिशील अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। ऑफलाइन वाले यही चीज हम आपको कॉपी में भी लिखाए होंगे कि गैलीलियो ने सर्वप्रथम यह निष्कर्ष बताया कि गतिशील वस्तु पर अगर कोई बल ना लगाया जाए तो वह वस्तु गतिशील रहेगा। ठीक है, और यहाँ देखिएगा, यहाँ ना तो कोई पीडीएफ है ना ही कुछ है, डायरेक्ट चीजों को बोलना है और उसको समझना है। तो आपके कॉपी में परिभाषा डिफिनेशन कुछ अलग हल्का हो सकता है, बुक में परिभाषा हल्का अलग हो सकता है, बट समझाने का तरीका अलग नहीं हो सकता, क्योंकि समझने का तो वही चीज है, शब्द का आगे पीछे हो सके। देखिए, तो ये क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि जब कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में तब तक बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल आरोपित ना हो। मतलब ये कह रहे हैं, हो सकता कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो, तो वो वस्तु स्थिर अवस्था में तब तक बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल, मतलब वस्तु जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेगा। इसमें इन्होंने प्रयोग भी किया। जैसे प्रयोग क्या किए कि इस तरीके से एक ऊंचा से, यहां से एक गेंद को लुढ़काया गया, यहां से एक गेंद को क्या किया गया, लुढ़काया गया। जब यह गेंद यहां पहुंचा तो इसकी गति यहां कुछ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हाँ या नहीं, बढ़ जाएगी। ठीक है, जब इस ऊंचाई से कोई भी चीज, जैसे कि देखो, एक जो झूलने वाला होता है स्कूल में, तो ऊपर से हम सरकना शुरू करते हैं तो नीचे पहुंचते पहुंचते गति हमारा ऑटोमेटिक कुछ ही हो जाता है, बढ़ जाता है। झूलिए ना छोटी, नहीं, उसमें सरकने वाला जो झुलुआ होता है, तो ऊपर से झूलते हैं तो नीचे पहुंचते और तेजी हो जाते हैं कि नहीं। तो यही चीज यहाँ भी है ना, इस गेंद के जब यहाँ पहुंचेंगे तो इसकी गति और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वही चीज, अगर यही प्रयोग फिर से हम किसी गेंद यहां पे, ठीक है, अगर अबरी किया तो क्लास बंद करके पहले तुरा घरे भेज देंगे हम। तो वस्तु यहां पे है और इसको ऊपर की ओर भेजना, तो जब इस गेंद में हम बल लगाएंगे, तो जब इसको बल लगाएंगे तो ऊपर पहुंचते पहुंचते अगर यहां गति इसका ज्यादा होगा, मानते हैं यहां हम क्योंकि बल लगा रहे हैं, यहां का गति इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। जब ऊपर पहुंचते पहुंचते यहां इसका गति क्या हो जाएगा, कम जाएगा। गति क्या हो जाएगा, कम जाएगा। ये हो सकता है कि बाद में लुढ़क के फिर से पुनः वापस आ जाए, ढलान नुमा स्थान पर होगा तो। ठीक है, ये तीसरा प्रयोग ये क्या करते हैं कि अगर कोई समतल प्लेन जगह पर अगर इस गेंद को लुढ़काया गया, ये यहां जा रहा है,
तो इस पे भी जब यहां से हम इसको कस के धक्का देंगे ना, तो इस पे बल, यहाँ की गति थोड़ा ज्यादा होगी, गति यहाँ की क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन यही गेंद जब यहाँ पहुंचेगा तो ऑटोमेटिक रुक जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा। इसका रुकने का कारण क्या होगा कि यहाँ घर्षण बल लग रहा कि नहीं लग रहा। ये गेंद जब यहां से नीचे आया तो इस गेंद के नीचे आने में गति क्यों बढ़ गई, क्योंकि पृथ्वी के ग्रेविटेशनल गुरुत्व बल उसको खींच रहा था, तो नीचे आते समय और उसका चाल बढ़ता हुआ चला गया। यहां पर से अगर इसको फेंका जा रहा था तो यहां पे घर्षण बल लग रहा था, जिसके कारण ये वस्तु ऊपर जाने में इसकी गति क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, अब इन सब तीनों निष्कर्ष में, ये पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों निष्कर्ष में ये बात कही जा रही है कि अगर कोई बल, अगर बाहरी बल नहीं लगा होता, मतलब जैसे यहां पे कौन सा बल लगा, घर्षण बल, यहां पर कौन बल लगा, गुरुत्व बल, यहां कौन बल लगा, घर्षण बल। अगर ये सब सभी चीज अगर नहीं होता तो इस गेंद को इस पे अगर लुढ़का देते ना, तो ये गेंद हमेशा के लिए क्या रह जाता, लुढ़कते हुए रह जाता। अगर इस गेंद को ऊपर फेंक दिए और घर्षण बल अगर नहीं होता ना, तो ये हमेशा ऊपर ही जाता रह जाता। जो चाल से यहां गेंद होता वही चाल से यहां भी पहुंचता, अगर इस पर कोई बल नहीं लगता तो। फिर देखिए इनके द्वारा एक प्रयोग किया गया है क्या, ये तो तीसरा प्रयोग हो गया। चलिए चौथा प्रयोग, इस तरीके से ये कमानी है और इसमें से एक गेंद ऐसे बांध दिया गया और इस गेंद को ऐसे करके झुला के एक बार छोड़ दिया गया, तो ये गेंद यहां भी पहुंचेगा और ये यहां भी पहुंचेगा। वही वाला झूला वाली बात कि एक बार ढकेल के छोड़ दिए। अगर इसमें भी गुरुत्व बल अगर नहीं लगा होता ना, तो एक बार झूला छोड़ देते तो झूलते रहता, कोई उपाय नहीं था, बीच में रुके के कोई चांस नहीं था। ये चौथी एग्जाम्पल हम बताएं। पांचवा एग्जाम्पल एक आपने खुद से सोचिए, क्योंकि गैलीलियो के प्रयोग में वही चीज, वो भी बातें होती है। कौन सी बातें, कि हम छत पर से, ठीक है, छत पर पहले घर बना दे, दरवाजा खिड़की भी चाहिए, चलो डिजाइन वाला इनने के कट जा रहा। अच्छा चलो, तो घरे बना रहे थे डुप्लीकेट वाला, नहीं कटता, ई मान लो, ठीक है। अब बोलना मत कि कजा कौची, बस ई छत है, आगे जाए इतना दूर छज्जा दे दिया निकाल के दूसर का जमीन में चुहड़वा, ठीक है। अब यहां से हम क्या बोले, एक पत्थर का टुकड़ा और दूसर का कागज को अगर गिराया जाए तो ये सबसे पहले ये जो जमीन है यहां पर कौन पहुंचेगा, पत्थर पहुंचेगा। चौथा प्रयोग में कह रहा कागज क्या होगा, देरी से पहुंचेगा। किसके कारण, क्योंकि गुरुत्व बल के कारण। उसके साथ दो कंडीशन होगा, कागज हौला है, कागज ऊपरे उड़ते हुए रहेगा, हवा के विरुद्ध में उसको रोकेगा, पत्थर को हवा रोक सकेगा, नहीं रोक सकेगा। ये सब एक प्रयोग, दो प्रयोग, तीन प्रयोग, चार प्रयोग, पांच प्रयोग, ये पांचों प्रयोग में एक बात साफ जाहिर है कि अगर कोई विरुद्ध करने वाला नहीं होता तो सब एक समान रूप से काम करता। ये प्रयोग कौन कर रहे थे, गैलीलियो साहब। ये प्रयोग कौन कर रहे थे, ये प्रयोग के बाद और भी बहुत सारा उन्होंने प्रयोग किया। जैसे एक इस तरीके से बनाया, अयोध्या से एगो गोली लुढ़का दिया, गोली को यहां से क्या कर दिया, अब ये गोली यहां से लुढ़क के यहां आएगा, फिर एने जाएगा, फिर एने आएगा, फिर एने जाएगा, फिर एने आएगा, फिर लास्ट होते होते रुक जाएगा। रुकेगा कि नहीं, मान लो सपोज डेट एगो कठौती की कल्पना करो, एगो गोली ऐसे छोड़ दिया, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, अंत में वो गोली कौची हो जाएगा, किसके कारण रुका, घर्षण बल के कारण। अगर बाहरी बल अगर नहीं लगा होता तो गोली अप डाउन होते रहता, गोली अप डाउन होते रहता। ऐसा प्रयोग गैलीलियो कर रहे थे, ठीक है। गैलीलियो प्रयोग करते करते
इन्होंने एक परिभाषा भी ठोस दे दिया, जो परिभाषा हम यहां लिख चुके हैं। इनका निष्कर्ष यही है कि कोई भी वस्तु गतिशील की अवस्था में तब तक बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहने का प्रयास करेगा। अगर गति की अवस्था में है तो गति में ही रहेगा, स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगा, जन्ने जाते हुए रहेगा, उधरे जाते हुए रहेगा। ऐसा निष्कर्ष निकालने वाले ही थे कौन? गैलीलियो साहब। लेकिन उनका देहांत हो गया, और उनके देहांत के बाद गति के नियम को आगे बढ़ाया कौन? न्यूटन साहब बढ़ाए। तो ये हम गैलीलियो का बेसिक क्लास हमने देख लिया, और अब चलेंगे इसके आगे कौन सी कक्षा में, मतलब अब इसके बाद हम क्या सोचेंगे? न्यूटन। कौन सी गति? तो न्यूटन के गति नहीं, न्यूटन के, इसमें कोई ऑब्जेक्शन किसी को अभी तक नहीं बोल सकता, फ्रीडम, क्योंकि कॉपी में जो बताए हैं इससे कम ही बताए होंगे, यहाँ ज्यादा ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, लिखने वाला चीज कुछ और होता है कि हम सिर्फ मेन पॉइंट लिखें, समझाने वाला चीज में हम सब बहुत सारा पॉइंट लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम सब बहुत सारे चीज और भी समझेंगे। अभी हम इसके आगे चलते हैं। कौन सी गति? न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के। चलिए, तो यहां से अब हम सब बढ़ने वाले हैं कौन से? न्यूटन के गति के नियम। देखिए, हम अभी आपको क्या समझाएं? अभी यही चीज न समझाएं कि गति के नियम अगर सबसे पहले की बात अगर की जाए तो कौन दिए? सबसे पहले न्यूटन से भी पहले कौन दिए? गैलीलियो, जो कि किस देश के वैज्ञानिक थे? इटली के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? इटली के वैज्ञानिक थे। यही चीज ना हम बताएं। इनकी मृत्यु के बाद की बात है। न्यूटन जो कि ये कहाँ के वैज्ञानिक है? यह कहाँ के हैं? अंग्रेज वैज्ञानिक, अर्थात ब्रिटिश। इन्होंने एक पुस्तक लिखा है, प्रिंसिपिया पुस्तक, जो कि कब लिखा है? 1686 में प्रिंसिपिया पुस्तक लिखा। न्यूटन के गति के नियम, अर्थात न्यूटन का जो शासन काल रहता है वो 1642 से लेके 1726 ईस्वी तक। अर्थात ये समझा कि न्यूटन का जन्म 1642 में हुआ और इनकी मृत्यु 1726 ईस्वी में हुआ। यही पुस्तक, ये जो प्रिंसिपिया पुस्तक है, ये जो कौन पुस्तक है? प्रिंसिपिया पुस्तक है। इस पुस्तक में न्यूटन के गति के कितने नियम वर्णन? न्यूटन के गति के कितने नियम वर्णन? 3 नियम। पहला नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम या पहला नियम। दूसरे नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन के गति का कौन सा नियम? दूसरा नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम। और तीसरा को क्या कहा जाता है? न्यूटन के गति का तीसरा नियम। यहाँ तक क्लियर है? अभी तक क्लियर है? इतना सारा चीज हम सब पढ़ चुके हैं, क्या दिमाग में है? कौन पुस्तक लिखा न्यूटन? प्रिंसिपिया। कब लिखा? 1626। कहाँ के वैज्ञानिक? अंग्रेज के वैज्ञानिक। 86 तो बोले, अच्छा 1686। इनका जीवन काल 1642 से लेकर 1726 ईस्वी तक। न्यूटन ने कई गो नियम लिखे? 3 नियम। न्यूटन गति के पहला नियम, दूसरा न्यूटन गति का दूसरा नियम, और न्यूटन गति का तीसरा नियम। ठीक है, अब देखिए यहां से हम सब पढ़ना शुरू करेंगे। कौन सा नियम? न्यूटन गति के प्रथम नियम। देखिए, न्यूटन गति के प्रथम नियम के बारे में न्यूटन साहब क्या कहते हैं? गैलीलियो तो कह गए
कि कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा। अगर वो गतिशील है तो गतिशील रहेगा, स्थिर है तो स्थिर रहेगा। तो देखिए न्यूटन साहब के जो गति का पहला नियम है वो क्या कहता है कि प्रत्येक वस्तु इसके नियम के अनुसार, इनके नियम के अनुसार क्या कहा जाता है। हम क्योंकि यहां वर्णन सिर्फ करेंगे किसका, प्रथम नियम का। चलिए अगले पेज में चलते हैं, अगले पेज में चलते हैं। किसका वर्णन हम सब कर रहे हैं, न्यूटन के गति का पहला नियम। देखिए इसमें हम आपको क्या बताएं, इस पहला नियम में हम आपको क्या बताएं, ये समझिएगा कि प्रत्येक वस्तु, क्या बोले हैं, प्रत्येक वस्तु विराम की अवस्था में, या क्या हम बोले हैं आपको, प्रत्येक वस्तु विराम की अवस्था में, या गति की अवस्था में तब तक बना रहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो, ये बात अब एकदम क्लियर हो गया। न्यूटन गति के पहला नियम, एकदम परिभाषा एक्यूरेट आपको याद चाहिए कि प्रत्येक वस्तु विराम की अवस्था में तब तक बना रहेगा, या गति की अवस्था में तब तक बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। ये परिभाषा किनका दिया हुआ हो गया, न्यूटन के गति का पहला नियम। देखिए एक चीज यहां विवादित हो गया, हो क्या गया कि न्यूटन साहब से पहले गति का परिभाषा कौन दिए थे, गैलीलियो साहब दिए थे, ठीक है। तो यह परिभाषा हम क्या बोलेंगे कि यह परिभाषा गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। इसलिए अच्छा दिया गया था, लेकिन गैलीलियो के मृत्यु के बाद, गैलीलियो के मृत्यु के दिन ही किसका जन्म हुआ था, न्यूटन का जन्म हुआ था। ये कॉमन बात है, जन्म हुआ, हाँ। इसलिए ये जो न्यूटन गति का पहला नियम है, न्यूटन गति का पहला नियम है, इसे गैलीलियो साहब, गैलीलियो के सम्मान में इस नियम को क्या कहा जाता है, इस नियम को, कौन सा नियम, गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। मतलब एक बात कॉमन निकल गया कि न्यूटन गति के नियम को गैलीलियो का नियम भी हम सब कह सकते हैं, अच्छा एक कॉमन सी बात और समझ, इस नियम को गैलीलियो का जड़त्व नियम भी कहा जाता है। ये गैलीलियो के सम्मान में इस नियम को गैलीलियो का कौन नियम, गैलीलियो का जड़त्व नियम भी कहा जाता है। मतलब फोकस आपको कितना रखना इस पर कि न्यूटन गति के पहला नियम को क्या कहा जाता है, गैलीलियो का जड़त्व नियम, क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि जिस दिन गैलीलियो की मृत्यु हुई थी उसी दिन न्यूटन साहब का, और गैलीलियो के नियम को आगे बढ़ाने का कार्य कौन किया, न्यूटन ने किया। इसलिए न्यूटन गति के पहले नियम को कौन नियम कहा जाता है, गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। एक चीज सबसे वीवीआई पॉइंट इसको याद रखना होगा, सबसे वीवीआई पॉइंट इसको, किसको बोलो कि न्यूटन गति के पहला नियम से हमें क्या परिभाषा मिलता है, बल की परिभाषा मिलता है या जड़त्व की परिभाषा मिलता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, न्यूटन गति के प्रथम नियम से, किसका,
बल की परिभाषा तथा जड़त्व की परिभाषा प्राप्त होती है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, प्राप्त होती है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बल की परिभाषा न्यूटन के कौन नियम से मिलता है? बल की परिभाषा न्यूटन के कौन नियम से मिलता है? न्यूटन गति के पहले नियम से। जड़त्व की परिभाषा न्यूटन के कौन नियम से मिलता है? न्यूटन के कौन नियम से मिलता है? गति के पहले नियम से, गति के पहले नियम से। अब यहां तक हम सब पहला नियम की परिभाषा पढ़ लिए। पहला नियम क्यों गैलीलियो का नियम कहा गया, और इसको बल की परिभाषा मिलता है, और इससे हमें जड़त्व की भी परिभाषा मिलता है। अब यहां से फोकस करेंगे किसके ऊपर? जड़त्व के ऊपर। यहां से फोकस करेंगे किसके ऊपर? जड़त्व। तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये हम जड़त्व के बारे में चलते हैं। ये हम किसके बारे में चलते हैं? जड़त्व। किसके बारे में सर? जड़त्व के बारे में। देखिए जड़त्व को समझिए, जड़त्व को समझिए। देखिए जड़त्व ये कहता है, जड़त्व क्या कहता है? जड़त्व क्या कहता है कि कोई वस्तु अपनी अवस्था में तब तक बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। जड़त्व यही कहता है कि कोई वस्तु अपनी अवस्था में तब तक बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य, उसी को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। अच्छा, वस्तु अपनी अवस्था में तो गति वाला गति में भी रह सकता है, और विराम वाला विराम में भी रह सकता है। हम क्या बोल रहे हैं? जड़त्व में क्या बोल रहे हैं कि कोई वस्तु अपनी अवस्था में बना रह सकता है। तो हम अभी जब गति में हैं तो हमेशा चाहेंगे कौची में रहे? तो ये अपना हमारा ये अवस्था, हम है अभी स्थिर में, तो हमेशा क्या रहना चाहेंगे? स्थिर में ही रहना चाहेंगे। तो यही चीज कहा जा रहा। तो जड़त्व से क्या मिल रहा कि कोई वस्तु, क्या बाबू? कोई वस्तु। इसको हम लिखेंगे, इसको हम सब लिखेंगे, कोई वस्तु अपनी अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। मतलब हम अगर गति की अवस्था में तो लगातार चाहेंगे कि गति की अवस्था में बने रहे। अगर हम स्थिर अवस्था में तो हम ऐसा चाहेंगे स्थिर अवस्था में ही रहे। अगर हमारी इस अवस्था को बदलना है तो इसके लिए बल लगाने की जरूरत है। अगर बल लगाने की जरूरत ही पड़ेगा। अच्छा, बल की हम एक परिभाषा बताएं सबसे सिंपल तरीके से कि किसी वस्तु जड़त्व का परिभाषा हम क्या बताएं आपको? जड़त्व की परिभाषा बोलिए, किसको याद है? किसको याद है? जड़त्व की परिभाषा हम क्या याद कर सकते हैं? जड़त्व की परिभाषा क्या हम याद कर सकते हैं? बोलिए, याद है? याद है रे चुड़वा? किसी वस्तु का वह स्वाभाविक गुण, क्या बोलेंगे? किसी वस्तु का वह स्वाभाविक गुण जिस गुण के कारण वह वस्तु विराम की अवस्था या एक समान गति की अवस्था बनाए रखना चाहती है। रे हल्ला कि सबसे ज्यादा दूगो हल्ला करता है, इधर इतना दोनों कोई मुझे भी नीचे झुका। तो बनाए रखना चाहती है, इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही क्या कहते हैं? यह जड़त्व कहलाती है। यह क्या कहलाती है? यह जड़त्व कहलाती है। यह जड़त्व कहलाती है। यहां देखिए, उसके बाद हमें बताइए कि जड़त्व को हम कितने प्रकार में बांटे? जड़त्व को हम कितने प्रकार में बांटे?
बोलिए तो, जड़त्व को कितने प्रकार में हम डिस्ट्रीब्यूट किए? तो जड़त्व 3 प्रकार के होगा। मतलब ये चीज वही कह रहा कि जिस अवस्था में है या गति में है तो गति में ही रहेगा, और रुकल है तो रुकले रहेगा। इसी प्रकार हम 5 बार तो टहले ते आती है रे, मतलब कॉपी किताब घर ही छोड़ के। तो जड़त्व के कई प्रकार हो गए? 3 प्रकार। कौन कौन? विराम जड़त्व, विराम जड़त्व, दिशा जड़त्व, गति जड़त्व। मतलब कहने का मतलब कि विराम जड़त्व का परिभाषा क्या मिलेगा? विराम जड़त्व का परिभाषा क्या मिलेगा? किसी वस्तु का वह गुण जिस गुण के कारण वह वस्तु अपनी विराम अवस्था बनाए रखना चाहती है, बनाए रखना चाहती है, जिसे विराम जड़त्व कहलाती है। कहे के मतलब कि वस्तु अगर विराम में है तो हम विराम में रहेंगे, बस। इसके अलावा हम हिलेंगे भी नहीं आधा इंच। तो यहाँ हम विराम जड़त्व की परिभाषा लिख लिए, और वही चीज हम गति जड़त्व की अगर परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे कि किसी वस्तु का वह गुण जिस गुण के कारण वह वस्तु अपनी दिशा बनाए रखना चाहती है, उसे दिशा जड़त्व कहते हैं। फिर कौन सा जड़त्व मिला? फिर कौन सा जड़त्व? गति जड़त्व। तो किसी वस्तु का वह गुण जिस गुण के कारण वह वस्तु अपनी एक समान गति की अवस्था बनाए रखना चाहती है, उसे क्या कहते हैं? उसे ही गति जड़त्व। ये परिभाषा एक्यूरेट कंठस्थ चाहिए, ठीक है। जड़त्व में सबसे ज्यादा समझना है प्यारे बच्चे क्या? तो इसका एग्जाम्पल समझना है। इसका क्या समझना है? एग्जाम्पल समझना है। और ये हम जड़त्व के सभी एग्जाम्पल को समझते हैं, आगे बढ़ जाए। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं? एकदम समझ में आ चुका? अब मेन तहलका अब चलेगा हम यहाँ जड़त्व के जैसे को समझ रहे हैं। तो जड़त्व के जैसे में सबसे पहला हम क्या पढ़े? विराम जड़त्व। पहला क्या पढ़े? विराम जड़त्व। दूसरा हम क्या पढ़े? गति जड़त्व। और तीसरा क्या पढ़े? दिशा जड़त्व। परिभाषा हम पिछले पेज में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहां हम पढ़ेंगे इसका जैसे। नंबर पहले जैसे का नंबर कौन जड़त्व पढ़ रहे हैं? विराम। तब विराम जड़त्व के कारण ही, बात हमारी समझो, विराम जड़त्व के कारण ही कोई वस्तु स्थिर है तो वो चाहेगा कि हम क्या में रहें? स्थिर में रहें। और इसका एग्जाम्पल हम क्या पढ़ते हैं कि घोड़ा स्थिर है। घोड़ा क्या है? स्थिर है। समझना है बात को? घोड़सवार उस पर बैठा, अब घोड़ा खड़ा था और घोड़ा डायरेक्ट चलना शुरू कर दिया, तब व्यक्ति कहां गिरेगा? पीछे। रीजन क्या होगा वो समझो। घोड़ा पर हम बैठे हैं चुपचाप लगाम पकड़ के,
टिक 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 घोड़ा बढ़े लग गया। तो हमारे शरीर का निचला भाग जो घोड़ा पर बैठल है वह उसको घोड़ा आगे लेके चला गया, और शरीर का ऊपर वाला भाग ई चाहा कि हम कौची रहे, स्थिर रहे। मतलब शरीर का निचला भाग घोड़ा के साथ गति में हो गया और ऊपर वाला भाग स्थिर रहना चाहता था, इसलिए जो ऊपर वाला भाग है ये पीछे गिर जाएंगे डायरेक्ट, और अगला भाग को वो आगे लेके चल जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि विराम जड़त्व के कारण घोड़सवार का पीछे की ओर गिरना। तो हम एग्जाम्पल में इतने लिखेंगे कि घोड़सवार का पीछे की ओर गिरना। बाकी इसको हम समझा दिए, ढेर विशेष इसमें नहीं लिखेंगे कि घोड़ा पर बैठा हुआ व्यक्ति, घोड़ा भी स्थिर था, व्यक्ति भी स्थिर था, घोड़ा डायरेक्ट चलना शुरू कर दिया तो शरीर का निचला भाग घोड़ा के साथ में गति में हो गया और ऊपर वाला भाग विराम अवस्था में ही बनाए रखना चाहा, जिसके कारण आदमी कहाँ गिर गया, पीछे गिर गया। कौन जड़त्व के कारण? विराम जड़त्व के कारण। इतना तेरे दिमाग में घुस जाएगा तो पूरा नहीं इमेज बन जाएगा कि घोड़सवार का कहाँ गिरना, पीछे की ओर गिरना। दूसरा इसमें पॉइंट देखो हम क्या लिखें, दरी पर से धूल का साफ करना। क्या कहते हैं? साफ करना। देखो दरी है, पर्दा है, सफेदा है, कोई भी चीज है, मान लो ये है दरी, ठीक है, ये है, ये ऐसे स्थिर था, ये ऐसे कोची में था, स्थिर था। इस पर डंडा से प्रहार किए, ये दरी है, इस पर डंडा से तो जैसी प्रहार किए तो दरी हो गया कोची में, गति में। लेकिन इस पर जितना धूल कण था वो चाहेगा कि हम रहे कौन अवस्था में, विरामे अवस्था में। इसलिए जब इसको मारे तो दरी हो गया गति में, धूल कण विराम की अवस्था में कहाँ गिरेगा, नीचे। इसलिए बार बार से ऐसे ऐसे दुकानदार एगो डंडा लेके नहीं देखता, झाड़ते रहता कपड़ा को, तो रीजन वही होता कि इस कपड़े को गति में कर देता है और इसका धूल कण नीचे आके गिर जाता है। तो दरी से धूल कण का झाड़ना कौन जड़त्व, विराम जड़त्व के कारण। अब देखिए तीसरा हम क्या बोलेंगे कि मोटर साइकिल पर सवारी पीछे की ओर गिरना, पीछे की, मतलब इसमें समझो दूगो तीन गो दोस्त टंडेली करेल मोटरसाइकिल पर बैठल थे, अब पिछलका अभी बैठबो नहीं किया, अगला मार दिया स्लेटर घर आगे। हुआ कि जब पीछे बैठल था और जैसी स्लेटर मारा तो पिछलका भाग के लेके कौची में हो गया, गति में, और शरीर के ऊपर वाला भाग चाह रहा था कौची में रहे, विराम में, तो कहाँ गिर जाएगा, पीछे, धाई दवर पीछे गिर जाएगा। तो कौन जड़त्व के कारण, विराम जड़त्व के कारण। चौथा कारण समझो इसका, बस गाड़ी पर सवारी पीछे की ओर गिरना, पीछे की ओर गिरना। मतलब समझो बस पर ऐसे पकड़ के खड़े थे या बस पर चढ़े और जरा सा एकदम लफुआ नियन एकदम ऐसे ऐसे कॉलर करे में तब तक लगल थे और सोचे चुपचाप ऐसे खड़ा होंगे। अब बस डायरेक्ट चले शुरू हो गया, तब पता चला कि हमरा इतना शरीर को पैरवा को लेके चाह कि चल कौची में, गति में हो गया, शरीर के ऊपर भाग हम ध्यान नहीं दिए, तब पीछे जाएंगे गिरे। हमेशा याद रखना विराम जड़त्व के कारण वस्तु कहाँ फेंकाएगा, पीछे की ओर। ये दिमाग में हमेशा बैठा लेना। अब पीछे में लग गया धाई दवर एक दू झापड़ नहीं रे, क्योंकि जा कहेगा तो जाने के ना गिरा भाई, लफुआ गिरी तो निकल ही जाएगा, क्योंकि बस के ऐसे पकड़ के रहना चाहिए था। तो गए आगे पीछे ही आके ऐसे खड़ा होगा, चले लगा बस, तो यहाँ धाई दे और पीछे तो पिछला पैसेंजर पर गिरेंगे तो लत्ते जूता लतियेबे न करेगा, ठीक है ना। तो ये विराम जड़त्व के कारण होता है। अब देखिए, अब समझिए कौन जड़त्व, गति जड़त्व का पहला।
तो गति जड़त्व में क्या होगा, कोई वस्तु आगे की ओर फेंकाएगा। गति जड़त्व में कोई वस्तु आगे की ओर फेंकाएगा। जैसे बस या गाड़ी पर आगे की ओर गिरना, इसमें क्या होगा कि हम बस में तो अभी डायरेक्ट विराम जड़त्व के कारण पीछे की ओर गिर रहे थे। अब बस के केबिन में बैठल है या चाहे कहीं पे भी सीट पर भी बैठल है, सीट बेल्ट नहीं लगे। मान लो स्कॉर्पियो पर बैठल है, अगला शीशा में सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए। अब स्कॉर्पियो चल रहा था, मार दिया डायरेक्ट ब्रेक, तो जब हमरा पूरा शरीर जब वो चल रहा था तो पूरा शरीर कौची में था, और वो जैसी ब्रेक मारा तो शरीर के निचला भाग अस्थिर हो गया और ऊपरौला भाग चाहा कि कौची में रहे, गतिये में रहे, तो धाय दवर शीशा के बाहर गिर जाए। तो ये कौन जड़त्व के कारण, गति जड़त्व के कारण। ले जाओ वहां से। दूसरा आया बस या भाड़ा गाड़ी के छत पर रखा सामान बांध दिया जाता है, इसी के लिए, क्योंकि कहीं बस अगर डायरेक्ट ब्रेक मारा तो सामान कहाँ फेंका जाएगा, आगे फेंका जाएगा। उसी को उसमें कौची कर दिया जाता, उसको बांध दिया जाता है। तो ये कौन जड़त्व हो गया, गति जड़त्व के कारण। देखिए चलती गाड़ी से कूदना खतरनाक होता, क्यों होता है ये समझ जाइए। क्योंकि बस या ट्रेन चल रहा था, हम डायरेक्ट कूद गए, तो जब बस चल रहा था या ट्रेन, तो हमारा शरीर भी तो बस के साथ में कौची में था, गति में था। लेकिन जैसी हम धाए दवर कूद गए जमीन पर, तब पैर का निचला हिस्सा जमीन पर जैसी पटकाया, औसी पैर स्थिर हो गया। पैर क्या हो गया, स्थिर। और शरीर के ऊपरवाला भाग कहेगा नहीं हम तो बस से जो गति में रहेंगे, तो जा मुँह भारे। तब पैर जब कूदे तब पैर जमीन पर स्थिर में हो गया और शरीर के अगला भाग गति में रहल चाह, इसलिए धाए दवर मुँह भारे कहाँ गिर जाएंगे, आगे की ओर गिर जाएंगे। तो इसके कारण ही हो गया। तो ये गति जड़त्व भी तेरे को समझ में आ गया। अब बचा कौन जड़त्व, दिशा जड़त्व। तो दिशा जड़त्व में समझो, जो वस्तु जिस दिशा में जा रहा है वो वस्तु वही दिशा में जाते रहना चाहेगा। जैसे फुटबॉल, तो किस इसमें क्या लिखे, मैदान में फुटबॉल की दिशा, मतलब फुटबॉल जौन दिशा में जा रहा उन्हें जाते रहता। खिलाड़ी आया मारा, फिर अगला दिशा में सोझिया दिया, उन्ने से मारा, वो दिशा में सोझिया गया, उन्ने से मारा, वो दिशा में सोझिया गया। और इसमें क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, बल्लेबाज गेंद की दिशा को क्या कर देता, बदल देता। बॉल होने से आया कोई और दिशा में, बल्ला से लगा ताकत, बॉल चला गया कोई और दिशा में। तो यही दिशा जड़त्व कि जब तक बॉल पर बल नहीं लगता तो वो जाते रहता, वो जाते रहता, वो जाते रहता। अभी तेरे को भी भेज देंगे उसी एकदम एक के शॉट, ठीक है। तो ये था हमारा समझना कौन जड़त्व, दिशा। घूमती हुई साइकिल के पहिया, कीचड़ के पीछे उड़ना, घूमती साइकिल की पहिया से कीचड़ पीछे की ओर जाना, मतलब बिना उसमें मेडिगार्ड नहीं लगल था, उसमें मेडिगार्ड नहीं लगा हुआ था, और वो डायरेक्ट साइकिल चला रहे थे तो पीछे कीचड़ उड़ के पूरा शर्ट पर क्या कर दिया, गंदा कर दिया, क्योंकि वो कीचड़ को भी गति में कर दिया दिशा जड़त्व के कारण। तो उससे बचने के लिए उसमें मेडिगार्ड लगाते हैं कि ताकि कचरा शरीर पर ना आए। तो दिशा जड़त्व कंप्लीट हमारा हो गया, मतलब पूरी जड़त्व हमारा क्या हो गया। अर्थात आज इस क्लास में हम सब न्यूटन गति के पहले नियम को
कंप्लीट कर लिया। और अब बचा इसी में नहीं, इसमें एक पॉइंट और है ना, जड़त्व और द्रव्यमान। जड़त्व और द्रव्यमान, इसके बारे में बेसिक एक चीज हम सिर्फ समझ लेते हैं। जड़त्व और द्रव्यमान किसका? जड़त्व और, इसमें समझो जड़त्व और क्या बाबू? द्रव्यमान। जड़त्व और, कहने का मतलब कि जिस वस्तु का, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, एक लाइन में बोल के मात्र इसको खत्म कर देंगे कि जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होता है, जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व भी, उसका जड़त्व भी क्या होता? ज्यादा होता। जैसे इसका, जैसे हम आपको क्या बताए थे, बोलिए। कार और बस में किसका ज्यादा होगा जड़त्व? किसका ज्यादा होगा? तो इसका ज्यादा होगा। हम दूसरा आपको क्या बोले थे? रेलगाड़ी और बैलगाड़ी, रेलगाड़ी और बैलगाड़ी में किसका जड़त्व ज्यादा होगा? किसका जड़त्व ज्यादा होगा? रेलगाड़ी का जड़त्व ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि इसका द्रव्यमान, मतलब जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका जड़त्व भी। जैसे देखिए होता क्या है कि इधर से आ रहा था कार और इधर से आ रहा था ट्रक, तो जब दोनों टकराया तो कार सबसे दूर फेंकाएगा, क्योंकि उसका जड़त्व कम है तो द्रव्यमान भी कम है। ट्रक का जड़त्व और द्रव्यमान दोनों ज्यादा, इसलिए उसको ढेर दूर फेंक देगा। तो ये था हमारा जड़त्व और क्या बबुआ? द्रव्यमान। ये था जड़त्व और द्रव्यमान। इसके बाद शायद न्यूटन गति के दूसरे नियम ही पढ़ना। तो अब हम सब अगली क्लास में न्यूटन गति के दूसरे नियम का चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे। यहां हम गैलीलियो के नियम से उठा के अभी तक पहुंच गए कहां तक? तो न्यूटन गति का प्रथम नियम तक। ठीक है, तो अगली कक्षा का आप लोग इंतजार कीजिए। और इसी तरीके से अब उम्मीद रखते हैं कि सभी डायरेक्ट कोई पीडीएफ पर नहीं, एकदम आपके सामने अच्छे तरीके से लिख करके समझाया जाए। शायद हमें लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको और समझ में आएगा इसी प्रकार। ठीक है, तो अगली क्लास का आप सब लोग इंतजार कीजिए।